हेलो फ्रेंड्स, मैं नीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। और हिस्ट्री में गुप्त काल के क्वेश्चन हैं और 20 क्वेश्चन हम करेंगे और आशा करती हूँ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छी वीडियो होगी और अच्छी साबित होगी आपके लिए। चाहे किसी भी एग्जाम को आप तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम की, आईएएस, पीसीएस, यूजीसी, नेट, टीजीटी, पीडी, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, एलटी ग्रेड आदि के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। और क्वेश्चन पसंद आए, वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक कमेंट करिएगा। और जो है सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें अगर आप चैनल पे नए हो, क्योंकि आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन जिससे मिलती रहे। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त राजाओं तथा उनके परवर्ती राजाओं के शासन काल के संदर्भ में बिस्टी क्या है? भू उपज में राजा का भाग, बी है व्यापार, सी है आपातकालीन कर, डी है स्थानीय प्रमुखों उगाहा का कर। राइट ऑप्शन हो जाएगा जो बेगार यानी बेगारी करना। ठीक है, यानी बिना पारिश्रमिक के। ठीक है, बिना पारिश्रमिक के कार्य करना। ठीक है, तो ये राइट ऑप्शन हो जाएगा बेगार, जिसे बिष्टी कहा गया है। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है, गुप्त काल के संदर्भ में उदंग शब्द क्या निर्दिष्ट करता है? सेवा में नीचे का पद, राज्यसभा के अधिकारी, मुद्रा इकाइयां या भू राजस्व। और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, भू राजस्व। ठीक है, तो इसे भू राजस्व को भाग कर भी कहा जाता था। और यह जो अस्थायी कृषक होते थे, ठीक है, उन पर ये लगाया जाता था। ठीक है, अस्थायी कृषकों पे ये लगाया जाता था। ठीक है, तो राइट ऑप्शन ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, परंपरा के अनुसार प्रसिद्ध कोशकार अमर सिंह निम्नलिखित में से किसके समकालीन थे? अश्वघोष, पढ़िनी, पतंजलि या कालिदास। और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, कालिदास। तो प्रसिद्ध कोशकार अमर सिंह गुप्त काल के प्रसिद्ध ये विभूति थे। ठीक है, और अनुश्रुतियों के अनुसार चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के राज दरबार में जैसा कि 9 रत्न थे। ठीक है, और 9 रत्नों में से एक थे ये अमर सिंह। कालिदास भी थे, अमर सिंह थे। ठीक है, कालिदास, अमर सिंह तो थे ही। और इसमें धन्वंतरी थे। ठीक है, धन्वंतरी थे, क्षणपक थे, शंकु थे, और इसमें घटक पर थे, बराह मिहिर थे। ठीक है, बराह मिहिर। तो ये सारे लोग इसमें थे, जैसे प्रसिद्ध विद्वान थे, बारूची थे, ये सब इसमें शामिल थे। और कालिदास के समकालीन थे अमर सिंह। ठीक है, राइट ऑप्शन डी। फोर्थ क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक राजवंश के काल से संबंधित अभिलेख में सर्वप्रथम 1,00,000 श्लोकों वाली महाभारत का उल्लेख मिलता है? मौर्य, शुंग, सातवाहन, गुप्त। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, गुप्त। ठीक है, तो गुप्तों के समय के कलाई कुरे ताम्रलेख, क्या नाम था? कलाई कुरे ताम्र लेख। ठीक है, तो कलाई कुरे ताम्रलेख में सर्वप्रथम 1,00,000 श्लोकों वाली महाभारत का उल्लेख मिलता है। और पुलकेशिन सेकंड के राज कवि रवि कीर्ति के यहोल प्रशस्ति में महाभारत का उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन ऑप्शन किसमें महाभारत का उल्लेख मिलता है? रवि कीर्ति, राज कवि जो थे किसके? पुलकेशिन के सेकंड के। ठीक है, तो ये थे राज कवि, कौन था? ये थे रवि कीर्ति। ठीक है, और एहोल प्रशस्ति। ठीक है, एहोल प्रशस्ति में जो है महाभारत का उल्लेख मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से 2 नाटक कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम से पहले रचे थे? देखिए नेट में एग्जाम के क्वेश्चन आए हुआ है। पहले विक्रमोर्वशीयम, मालविकाग्निमित्रम, स्वप्नवास दत्ता, कादम्बरी। और राइट जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, 1 और 2, यानी विक्रमो जो है विक्रमोर्वशीयम। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा लिखने में टाइपिंग में मिस्टेक हो गई, मैं लिख देती हूँ, ऐसे रहेगा विक्रमो। ठीक है, नहीं यहाँ पे विक्रमो वर्षीयम।
वर्षीयम। तो विक्रमो वर्षीयम, मालविका अग्निमित्रम, स्वप्नवास दत्ता, कादम्बरी। तो एक और दो, यानी विक्रमोर्वशीयम और मालविका अग्निमित्रम ये अभिज्ञान शाकुंतलम जब उन्होंने कालिदास ने लिखी थी तो उससे पहले लिखे गए थे। ठीक है, राइट ऑप्शन ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है, और जैसा कि कालिदास सर्वश्रेष्ठ थे और इन्हें भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता था। ठीक है, कालिदास को कभी एक क्वेश्चन पूछ ले, इन्हें भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता था। ठीक है, और इनकी रचनाओं को नाटक, महाकाव्य और खंड काव्य में बांटा जाता है। ठीक है, 6 क्वेश्चन है, अजंता की गुफा नंबर 16 उत्खनित कराने का श्रेय किसे? गौतमी पुत्र, सातकर्णी, नहपान, बराहदेव या बिंद सेन को? तो राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, बिंद सेन को। देखिए, अजंता के गुफा चित्र बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। ठीक है, अजंता और एलोरा के भी किससे संबंधित हैं? एलोरा में काफी सभी धर्मों का बल्कि है, जैन धर्म का भी है, शिव का भी है, यानी हिंदू धर्म का भी है। और इसमें जो है, जो ये अजंता है गुफाएं हैं, वहां पे बौद्ध धर्म के चित्र हैं। ठीक है, तो देखिए इनमें बुद्ध और बोधिसत्वों का चित्रण मिलता है और बुद्ध के जीवन की विविध घटनाएं हैं जातक कथाओं के आधार पर। ठीक है, जातक जो कथाएं हैं उनके आधार पर दृश्यों का अंकन मिलता है। और अजंता में पहले 29 गुफाओं के चित्र थे, 29। ठीक है, 1, 2, 9, 10 और 16, 17 जो के चित्र ही अब बचे हैं करीब। और इनका समय अलग अलग है। 9वीं 10वीं गुफाओं में जो चित्र वाकाटक हैं के वंश का, पहली दूसरी गुफाओं के जो चित्र हैं वो 7वीं सदी के हैं, पहली और दूसरी का। ठीक है, 16, 17, 17वीं 18वीं गुफाओं के भीतर जो गुप्तकालीन है। तो ये जो है ये किस 16 जो है वो गुप्तकालीन है। ठीक है, और जिसे गुफा नंबर जो 16 है उसे उत्खनित कराने का श्रेय किसे जाता है? तो बिंद सेन को जाता है। वाकाटक नरेश है ये। ठीक है, वाकाटक नरेश बिंद सेन है। और बिंद सेन अपने वंश का पहला शासक था जिसने 7 वाहनों के बाद अपनी शक्ति का विकास किया था। और अजंता अभिलेख में इसकी तुलना इंद्र और विष्णु से की गई है। ठीक है, और संस्थापक के रूप में उसका उल्लेख केवल अजंता के अभिलेख में हुआ। और ये जो गुफा नंबर 16 है इसमें मर्डा सन राजकुमारी का चित्र है। ठीक है, यानी मर्डा सन मृत्यु के करीब। ठीक है, मर्डा सन राजकुमारी इसीलिए कहा जाता है, राजकुमारी का वो बना हुआ मैंने देखा भी है यहाँ पे जाके, अजंता और एलोरा की गुफाएं दोनों देखी मैंने। चलिए, 7 क्वेश्चन है, और अजंता एलोरा गुफाएं हैं महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में। ठीक है, निम्नलिखित अभिलेखों का सही कालानुक्रम क्या है? 7 क्वेश्चन, महरौली स्तंभ अभिलेख, अशफगढ़ अभिलेख, इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख, एहोल अभिलेख। और नीचे दिए कूट से प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी सबसे पहले इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख जो है वो है, फिर है एक यानी महरौली स्तंभ अभिलेख है, फिर है 4 यानी एहोल अभिलेख है, फिर है अशफगढ़ अभिलेख। ठीक है, तो गुप्त शासक समुद्रगुप्त के इतिहास का सर्वप्रथम स्रोत स्वयं उनका अभिलेख है जिसे इलाहाबाद स्तंभ लेख कहा जाता है। ठीक है, और इसकी रचना उनके संधि विग्रह संधि हरिशेन ने की थी। किसने? हरिशेन ने, जो उनके दरबारी कवि थे। ठीक है, और जो समुद्रगुप्त के उत्तरापद दक्षिणापद के विजयों का विशद ऑर्डर। और वर्तमान में महरौली का लौह स्तंभ दिल्ली में कुतुब मीनार के समीप है। ठीक है, और जिसमें चंद्र नामक किसी राजा की उपलब्धियों का वर्णन मिलता है और श्लोकों के अंतर्गत जो किया गया। और इस राजा का समीकरण गुप्त नरेश चंद्रगुप्त विक्रमादित्य से जो है किया गया है। और अशफगढ़ का लेख है जो उत्तर गुप्त वंश के 8वें शासक आदित्य सेन के समय का है। ये ठीक है, अशफगढ़ का आदित्य सेन के समय का है। ठीक है, और इसमें उत्तर गुप्त के विशद इतिहास का वर्णन मिलता है। और एहोल अभिलेख चालुक्य नरेश पुलकेशिन, ठीक है, पुलकेशिन द्वितीय का है, यानी सेकंड का है पुलकेशिन द्वितीय का, और जिनकी तिथि 633 से 34 ईस्वी है। और इसमें हर्ष तथा पुलकेशिन के बीच होने वाले युद्ध का वर्णन है। जो ये है इसमें हर्ष और पुलकेशिन सेकंड के बीच जो युद्ध हुआ था उसका इसमें वर्णन है। और इस लेख की रचना रवि कीर्ति ने की थी।
ठीक है, रवि कीर्ति ने की थी। ठीक है, तो इस तरीके से सारे हैं। और प्रयाग प्रशस्ति कहा जाता है इलाहाबाद जो स्तंभ अभिलेख है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन ए। गुप्त काल के संस्कृत नाटकों में एक विशेष लक्षण यह था कि उसे सामाजिक स्तर से संबंधित पात्र संस्कृत बोलते थे, ऊंचे जो स्तर के होते थे, जबकि निम्न सामाजिक स्तर से संबंधित जो थे वो प्राकृत भाषा बोलते थे। कारण क्या था? एक भाषा के रूप में प्राकृत संस्कृत के शास्त्रीय स्वरूप की तुलना में तत्कालीन बोलचाल की भाषा थी। और राइट जो ऑप्शन हो जाएगा इसका, ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी दोनों सही है और इसका स्पष्टीकरण भी सही है। ठीक है, 9 क्वेश्चन है प्रभावती गुप्त ने चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी जो, प्रभावती गुप्त किसकी पुत्री थी? चंद्रगुप्त द्वितीय की। वाकाटक राजा रुद्रसेन से विवाह किया था, बिल्कुल सही है। और चंद्रगुप्त द्वितीय वाकाटक से शकों के विरुद्ध सहायता चाहता था। ठीक है, सही स्पष्टीकरण इसका ये है, यानी ए और आर दोनों सही और इसका सही स्पष्टीकरण है। ठीक है, वाकाटक राजा से उसने अपनी पुत्री का विवाह किया था क्योंकि वह शकों के विरुद्ध सहायता चाहता था। तो गुप्तों की वैदेशिक नीति में वैवाहिक संबंधों का महत्वपूर्ण योगदान रहा और चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों के विरुद्ध वाकाटकों का इतिहास लेने के लिए अपनी पुत्री प्रभाती गुप्त का विवाह वाकाटक राजा रुद्रसेन द्वितीय से किया था। किससे किया था? रुद्रसेन सेकंड से किया था। और बहुत बार क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, और वाकाटक राज्य ऐसी महत्वपूर्ण भौगोलिक स्थिति में था कि उत्तर भारत से शकों के कठियावाड़ राज्य पर आक्रमण करने वाले किसी भी राज्य को बहुत बड़ा लाभ या हानि पहुंचा सकते थे, इसलिए उसने इनके विरुद्ध सहायता चाहता था और उसने अपनी बेटी का विवाह किया। 10 क्वेश्चन है किस अभिलेख में कालिदास एवं भारवी दोनों उनका उनके नाम के साथ उल्लेख मिलता है, जबकि गुप्त काल के हैं दोनों, हमने बात की थी। और ऑप्शन ए है समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति, बी है काकुथर्मा का तालगुण प्रशस्ति, सी है पुलकेशिन की एहोल प्रशस्ति, डी है रुद्रदामन की गिरनार प्रशस्ति। और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी पुलकेशिन की एहोल प्रशस्ति। ठीक है, अभी हमने बात की थी पुलकेशिन और हर्ष के बीच जो युद्ध हुआ था, हर्षवर्धन। तो देखिए एहोल प्रशस्ति, ठीक है, बादामी के चालुक्य वंश का इतिहास जानने का महत्वपूर्ण स्रोत है और यह प्रशस्ति पुलकेशिन द्वितीय के समय उनके राजकवि रवि कीर्ति द्वारा संस्कृत भाषा में दक्षिणी ब्राह्मी लिपि में लिखी गई थी और इसकी रचना कालिदास तथा भारवी की काव्य शैली में की गई है। ठीक है, दोनों के नाम मिलते हैं इसलिए। और इसमें लेखक ने यह भी उल्लेख किया है कि इस प्रशस्ति को लिखकर उसने कालिदास तथा भारवी के सम्मान यश प्राप्त किया है और विजेता रवि कीर्ति कविता जो है कालिदास भारवी कीर्ति इस तरीके से किया है। और इस प्रकार पुलकेशिन के एहोल प्रशस्ति में कालिदास और भारवी दोनों के नामों का उल्लेख पाया गया है। ठीक है, पुलकेशिन की एहोल प्रशस्ति। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है? ठीक है, अष्टाध्यायी, बुद्धचरित, कथा सागर, मेघदूत। और राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा अष्टाध्यायी। पहले पढ़नी की रचना अष्टाध्यायी है, अश्वघोष की रचना बुद्धचरित है, फिर कालिदास की रचना मेघदूत है, फिर कथा सरित सागर। तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। देखिए पढ़नी ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ अष्टाध्यायी की रचना कब की थी? 400 ईस्वी पूर्व की थी। ठीक है, पूर्व में की थी, ईस्वी पूर्व। और जो है ईस्वी के आसपास करीब की थी। और अश्वघोष ने अपनी पुस्तक बुद्धचरित की रचना पहली शताब्दी ईस्वी में की थी क्योंकि यह कनिष्क के शासनकाल में रहता था, तो ये पहली शताब्दी हो जाएगी। ठीक है, और उसके बाद ठीक है की थी। और कालिदास ने मेघदूत की रचना गुप्त काल में की थी। मेघदूत की रचना कालिदास ने गुप्त काल में की थी और 11वीं शताब्दी में सोमदेव ने, ठीक है, इनके रचनाकार हैं सोमदेव, कथा सरित सागर, और इन्होंने इसकी रचना बाद में की थी। ठीक है, 11वीं शताब्दी में। कब की थी? 11वीं में। ठीक है, तो ये 400 शताब्दी में हुआ, ये पहली ईस्वी में हुआ। ठीक है, पहली शताब्दी ईस्वी में, और सोमदेव ये 11वीं शताब्दी में। तो इस तरीके से राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा का एक अन्य नाम देवगुप्त था? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त? उपरोक्त में से कोई नहीं, राइट ऑप्शन हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय का नाम देवगुप्त भी था। ठीक है, और चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य और देवगुप्त के नामों से ही जाना जाता है। ठीक है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। समुद्रगुप्त को नेपोलियन भारत का कहा जाता है, कहा जाता था। ठीक है, और समुद्रगुप्त गुप्त वंश का एक शक्तिशाली राजा था जो चंद्रगुप्त प्रथम और कुमार देवी का पुत्र था। किसका पुत्र था? चंद्रगुप्त फर्स्ट का और उसकी पत्नी कुमार देवी। कभी कभी माँ का नाम पूछ लेता है, पिता का नाम पूछ लेता है, तो ये जरूर ध्यान रहे आपको। तो चंद्रगुप्त फर्स्ट और कुमार देवी उसकी पत्नी जो थी उसका पुत्र था ये समुद्रगुप्त। ठीक है, और उसने लगभग संपूर्ण भारत पर विजय प्राप्त की थी और इतिहासकार विसेंट आर्थर स्मिथ, जिन्हें विसेंट स्मिथ ने, ठीक है, स्मिथ ने कहा कि अपनी रचना अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में कि समुद्रगुप्त की वीरता एवं विजयों से मुग्ध होकर भारत का नेपोलियन की संज्ञा दी थी इन्होंने। ठीक है, कौन सी बुक में कहा है? अर्ली हिस्ट्री, ठीक है, ऑफ इंडिया। ठीक है, और राइट ऑप्शन ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, हुड़ों ने भारत पर आक्रमण किया था कब? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में, कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल में, स्कंदगुप्त के या बुद्धगुप्त के शासनकाल में? और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, स्कंदगुप्त के शासनकाल में। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और बार बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो 455 ईस्वी में हुड़ों का भारत पर पहला आक्रमण गुप्त शासन चंद्रगुप्त जो है स्कंदगुप्त के काल में हुआ था। कब? 455 ईस्वी में। ठीक है, हुड़ों का राइट ऑप्शन ऑप्शन यहाँ पे बी, सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए? चंद्रगुप्त प्रथम, घटोत्कच या समुद्रगुप्त या श्रीगुप्त? और राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त प्रथम ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए थे। ठीक है, और जो है चंद्रगुप्त प्रथम के पूर्व के शासकों द्वारा जारी सिक्के के साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। ठीक है, अगर पहले जारी भी किया होगा तो कोई साक्ष्य मिला नहीं है, तो इसलिए चंद्रगुप्त प्रथम को पहला मानते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा गुप्तोत्तर काल के क्वेश्चन है, कुछ 4 का 5 क्वेश्चन देखिए। 16 क्वेश्चन है, राजा हर्षवर्धन के संबंध में कथनों पर विचार करें। उसने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया, पहला पॉइंट। दूसरा, उसने अपने जीवन के उत्तरकाल में धर्म परिवर्तन कर लिया और जैन धर्म अपना लिया। तीसरा, उसने पुरोहितों को भूमि दान देने की प्रथा को समाप्त कर दिया। तो कौन से हैं जो सही हैं? राइट ऑप्शन हो जाएगा कोई नहीं, इसमें से कोई भी नहीं सही है। देखिए, हर्षवर्धन 590 से, ठीक है, 647 ईस्वी तक रहा। एक भारतीय सम्राट था जिसे राजा हर्षवर्धन भी कहा जाता है और उसने 606 से 647 तक इसने उत्तर भारत पर अपना शासन किया था। ठीक है, उत्तर भारत में इसने अपना शासन किया था और पुष्यभूति वंश से संबंधित था। किस वंश से संबंधित था? पुष्यभूति वंश से संबंधित था। ठीक है, और जो है कन्नौज हर्ष की राजधानी थी। क्या थी राजधानी? कन्नौज। ठीक है, और इसलिए कथन एक सही नहीं। और हर्ष ने एक धार्मिक सहिष्णु नीति का पालन किया और वह अपने प्रारंभिक काल में शैव मतानुयायी था। ठीक है, जैसे, और धीरे धीरे उसने बौद्ध धर्म का वह महान संरक्षक बन गया था। किसका? बौद्ध धर्म का, यानी जैन धर्म का नहीं था, बौद्ध धर्म का था, संरक्षक बन गया था। ठीक है, इसलिए भी नहीं सही है। तीसरी बात है कि राज्य को विशेष सेवा प्रदान करने के लिए एवं पुरोहितों को भूमि का अनुदान किया जाता था और इसलिए इसके अतिरिक्त राज्य को राजपत्र के माध्यम से अधिकारियों को भूमि का अनुदान देने का श्रेय दिया जाता है। इस प्रकार ये भी सही नहीं है कि उसने समाप्त कर दिया। ठीक है, तो तीनों इसलिए गलत है। चलिए, 17 क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हर्षवर्धन ने 7वीं शताब्दी ईस्वी में इसकी स्थापना की। यह एक बौद्ध महाविहार था जहां बौद्ध सिद्धांतों की शिक्षा दी जाती थी। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन
बी हो जाएगा केवल 2, यानी ए सही है। ठीक है, देखिए गुप्त काल में कुमार गुप्त प्रथम द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा? कुमार गुप्त प्रथम, फर्स्ट। ठीक है, और उसके उत्तराधिकारियों द्वारा आगे चलकर हर्ष ने इसके संरक्षण प्रदान किया था। और नालंदा विश्वविद्यालय आवासीय विश्वविद्यालय था, यानी वहां बच्चे हॉस्टल वाली सुविधा थी और रहते थे, और भोजन और ठहरने की व्यवस्था सहित शिक्षा जो थी वो भी निःशुल्क थी। ठीक है, और हिंद सांग के अनुसार नालंदा मठ को 100 गांवों का राजस्व प्राप्त होता था। ठीक है, 100 गांवों का। और कथन दो सही है इसलिए कि नालंदा महाविहार था, क्योंकि विभिन्न प्रकार के अनेक मठों का परिसर था। और ऐसे साक्ष्य मिलते हैं कि यहाँ तीनों बौद्ध सिद्धांतों यानी थेरवाद, महायान और वज्रयान। ठीक है, थेरवाद, महायान और वज्रयान। ठीक है, तीनों सिद्धांतों की शिक्षा जाती था। और उत्तर में चीन, तिब्बत और मध्य एशिया आदि से भिक्षु नालंदा और इसके पड़ोस में स्थित बोध गया जो था आते जाते रहते थे। और विभिन्न प्रकार के धार्मिक विषय जैसे कि वेद, सांख्य और योग दर्शन का अध्ययन करवाया जाता था। तो राइट ऑप्शन भी हो जाएगा। 18 क्वेश्चन है, वह महान हिंदू राजाओं में से एक था जिसका दरबारी कवि बाणभट्ट था। और चीनी यात्री हिंसांग ने उसके दरबार का भ्रमण किया था। उसने जो कुछ भी देखा उसका विस्तृत विवरण छोड़ गया। उसका प्रशासन सामंती और विकेंद्रीकृत हुआ, मंत्री और अधिकारियों को भूमि अनुदान दिया जाता, तो बौद्ध धर्म का अनुयायी था। और यह बात की गई है हर्षवर्धन के बारे में। ठीक है, तो राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। कट्टर हिंदू था ये। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में प्रश्न में दो तत्व दिए गए, एक को कथन है और कारण है। तो कथन पढ़ते हैं, हर्षवर्धन ने प्रयाग संसद आयोजित की थी। और कारण है वह बौद्ध धर्म की केवल महायान शाखा को लोकप्रिय उसने बनाया। ठीक है, वह बनाना चाहता था। और इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी दोनों सही है लेकिन व्याख्या सही नहीं है। ठीक है, चलिए 20 और लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसी एक स्मृति में यह कथन मिलता है कि राजपत्र कपड़े पर अथवा ताम्र पट्टिका पर लिखे जाते थे। मनुस्मृति में, पराशर स्मृति, याज्ञवल्क्य या साखर स्मृति, संघ स्मृति में। और राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, याज्ञवल्क्य स्मृति। ठीक है, तो याज्ञवल्क्य स्मृति की रचना गुप्त काल में की गई थी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गुप्त काल में कब? 5वीं शताब्दी ईस्वी में की गई थी। ठीक है, और इसी में यह कथन मिलता है कि राजपत्र कपड़े अथवा ताम्र पट्टिका पर लिखे जाते थे। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन इसका सी, याज्ञवल्क्य स्मृति। और 20 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। और आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, और पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट करिएगा। चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं आप सभी से, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।